डोरेमोन सिर्फ एक क्यूट रोबोट नहीं था, कुछ लोग कहते हैं वो एक सीरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। अटैक ऑन टाइटन की दुनिया शायद कभी रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करती हो और सब लोग एक एंडलेस साइकिल में फंसे हुए हैं। और दैट नोट का रियूक हो सकता है उसने लाइट यागामी को पहले दिन से धोखा दिया हो। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोरेमोन। डोरेमोन एनीमे एक ऐसा कार्टून है जहाँ फ्यूचरिस्टिक कैट रोबोट डोरेमोन 22वीं सदी से आके अपने दोस्त नोबिता का फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए उसकी मदद करता है। डोरेमोन के मैजिकल गैजेट्स जैसे एनीवेयर डोर या टाइम मशीन बचपन में सबके फेवरेट रहे हैं, लेकिन एक डार्क थ्योरी कहती है कि ये सब गैजेट्स असल में बस एक दिखावा है। कुछ फैंस कहते हैं कि डोरेमोन और उसकी दुनिया असल में एक एक्सपेरिमेंट है, एक सीक्रेट कंटेनमेंट प्रोग्राम जैसा। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि डोरेमोन वर्ल्ड को एक एससीपी लाइक कंटेनमेंट बनाने की कोशिश की गई है, जहाँ डोरेमोन खुद एक एनोमेलस सब्जेक्ट है। उनका कहना है कि डोरेमोन वर्ल्ड में प्री हिस्टोरिक इंसान और उनके सिर्फ माइंड वाइप्ड क्लोन्स हैं, यानी उनकी यादें मिटा दी गई हैं ताकि इन एक्सपेरिमेंट से स्कैंडल ना हो। एक छुपा हुआ टाइम पेट्रोल सीक्रेट एमटीएफ मोबाइल टास्क फोर्स हमेशा टाइम कंटिन्यूम को चेक करता रहता है। टीवी ट्रूथ पर भी लिखा गया है कि टाइम पेट्रोल वाकई में एक स्क्वाड है जो इस यूनिवर्स को कोलैप्स होने से बचाता है। यानी इन सिंपल वर्ड्स, डोरेमोन के गैजेट सिर्फ मजाक नहीं है। कुछ थ्योरिस्ट के मुताबिक ये रियलिटी रैप कर सकते हैं। वो वंडर करते हैं कि फ्यूचर के लोग इतने एडवांस रोबोट क्यों बनाए। एक व्यू कहता है कि बाद में पता चला कि डोरेमोन वर्ल्ड को डिजाइन किया गया था जैसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट, जहाँ डोरेमोन उसका एक टेस्ट सब्जेक्ट है। जो लोग इन थ्योरीज को पढ़ते हैं वो कहते हैं कि डोरेमोन सिर्फ नोबिता का दोस्त नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन उस पर नजर रखती है ताकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। नंबर 2, अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन एक लेजेंडरी एनीमे है जिसमें ह्यूमैनिटी टाइटन्स के खिलाफ जंग जीतने के लिए दुनिया में बड़ी बड़ी दीवारें बना के बचती है। टाइटन्स एक बड़े जायंट जैसे होते हैं जो इंसानों को खाते हैं। इस एनीमे का मेन कैरेक्टर एरन येगर है। एक बड़ी डार्क थ्योरी ये कहती है कि ये सब एक फर्जी दुनिया है जिसमें एक साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। अटैक ऑन टाइटन की बैकग्राउंड स्टोरी में एक मिस्टीरियस जगह है जिसे पास्ट कहते हैं। यहाँ सारे एल्डियन लोगों की साउल्स इंटरकनेक्टेड हैं। इस थ्योरी के मुताबिक ymir फ्रिट्ज, जो कि सबसे पहली टाइटन थी या फिर जिसने टाइटन्स को डिस्कवर किया था, शायद वो पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही है। लोग कहते हैं कि ymir की रूह हर जनरेशन में रहती है और उनकी मेमोरीज और फेट मैनिपुलेट करती रहती है। वो सबको एक इन्फिनिट साइकिल में फंसाए हुए हैं जहाँ हमेशा एक नए खून का बदला लिया जाता है। ये एनीमे इस तरह से सेट है कि अक्लमंद लोग दीवारें बना के टाइटन से अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। ymir की कहानी में लिखा है कि जब उसने किसी तरह के एक अजीब से एनोमेली या फिर पैरासाइट से कांटेक्ट किया तो उस पैरासाइट से पावर ऑफ टाइटन्स पैदा हुई और सारी एल्डियन कौम के लोग सुपरनेचुरल तौर पर लाइफ डेथ नेटवर्क पास से जुड़ गए। इस थ्योरी के मुताबिक ये डेटा नेटवर्क ymir को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो हर एक एल्डियन की जिंदगी के हर पहलू को देख सके और उसे रिप्लेस करे। हो सकता है ymir चाहती हो कि ह्यूमैनिटी दोबारा वापस उस जमाने की तरह हो जिस तरह उसकी माँ का जमाना था। कुछ फैंस सोचते हैं कि ymir और एरन दोनों मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं जहाँ पूरे यूनिवर्स में एक बार फिर से डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। नंबर 3, डेथ नोट। डेथ नोट की स्टोरी में लाइट यागामी एक जीनियस स्टूडेंट है। वो एक जादुई डायरी डेथ नोट ढूंढता है। इस डायरी की ताकत यह है कि जिस इंसान का नाम भी इस डायरी पर लिख दिया जाए वो इंसान मर जाता है। लाइट इस डायरी का यूज करके दुनिया से बुरे लोगों को हटा के खुद को कीरा बनाता है, जो सुनने में अजीब है। कीरा जापानीज में किलर को कहते हैं। फिर लाइट का मुकाबला एक वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव एल से होता है। नाम चेक करो, एल। इस सीरीज का सबसे क्रीपी ट्विस्ट शिनिगामी रियोक खुद है। ऑफिशियल स्टोरी के मुताबिक रियोक बोर्डम, जो कि एक इंसानी दुनिया है, वहाँ अपनी नोटबुक गिरा देता है और लाइट के मजे लेता है। थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है रियोक पहले से ही सब कुछ प्लान कर रहा था। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देख रहा था, बल्कि लाइट को मजबूर कर रहा था अपने दोस्तों की कोशिश से। इस एनिमे के फाइनल सीन में रियोक ही वो है जिसने लाइट का नाम डायरी में लिख के उसे मार दिया। थ्योरी में लिखा है कि शुरुआत में ही रियोक ने लाइट से वादा किया था कि जब भी मिलेंगे वो लाइट का नाम लिखेगा। इस बेसिस पर कुछ फैंस मानते हैं कि रियोक ने पहले ही सोच रखा था कि लाइट जब अपना काम पूरा कर लेगा तो वो उसे मार देगा, क्योंकि रियोक को कोई इंसान परमानेंटली कीरा बने पसंद नहीं। डेथ नोट में एक अजीब रूल भी है कि ये नोट शिनिगामी की प्रॉपर्टी है। जब लाइट को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मीसा अमाने के पास एक और डेथ नोट है तो पूरी कहानी एज पे आ जाती है। लेकिन जो डार्क ट्विस्ट है वो ये है कि एंडिंग में
असली विलन रियो की है। जब लाइट नियर के सामने लड़ते हुए कमजोर पड़ने लगता है और मौत के करीब होता है तो वो रियोक से कहता है कि सबको मार दे, लेकिन रियोक बदले में सिर्फ लाइट का नाम लिखता है। मतलब रियोक ने पहली मुलाकात से ही प्लान बनाकर रखा था कि वो लाइट को ही मारेगा। कहानी के आखिर में भी यही रिवील होता है कि रियोक ही खुद लाइट का नाम लिख देता है अपने उस वादे के मुताबिक जो उनकी पहली मुलाकात पे हुआ था। नंबर 4, पोकेमोन। पोकेमोन एक वर्ल्ड फेमस सीरीज है जो कि आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर ऐश है जिसके पास पोकेमोन्स होते हैं जो कि विलन्स के पोकेमोन्स के साथ लड़ने में काम आते हैं। बहुत से फैंस का कहना है कि पोकेमोन की दुनिया बिल्कुल सिंपल नहीं है। ये सब एक पुरानी जंग के बाद हुआ हो सकता है जहाँ इंसानों ने पोकेमोन्स को अपने वार वेपन्स के तौर पर यूज किया। एक फैन थ्योरी में बताया गया है कि पोकेबॉल असली में एक नैनोटेक वार डिवाइस है। ये पोकेमोन को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका डाटा बैंक में स्टोर करता है। सोचो अगर ये टेक्नोलॉजी आम वार में यूज होती तो क्या होता। ऐसी ही एक थ्योरी म्यूटू सागा के बारे में भी है। पोकेमोन गेम में एक साइंटिस्ट मियो का क्लोनिंग करके सबसे ताकतवर पोकेमोन म्यूटू बनाता है और जैसा कि ब्लॉग में लिखा है म्यूटू फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन ऑफ मियो है जिसकी इंटेलिजेंस और साइकी पावर सब पर भारी है। नंबर 5, नरूटो। नरूटो एक एक्शन पैक्ड एनीमे है। स्टोरी में नरूटो एक ऑर्फन निंजा है जिसके अंदर 9-tailed फॉक्स कुरामा बंद है, लेकिन उसकी जर्नी के पीछे एक डार्क ट्रुथ है कि शायद उसका पूरा डेस्टिनी पहले से मैनिपुलेट किया गया था। एक शॉकिंग थ्योरी कहती है कि कागुआ ओत्सुत्सुकी विलन नहीं सेवियर थी। कागुआ, जिसे हम रैबिट गॉडेस कहते हैं, पहले इंसान थी जिन्होंने चाक्रा का यूज किया और इन्फिनिट टिसुकुयोमी का आइडिया सोचा। सब समझते हैं कि उसने दुनिया को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि वो एक्चुअली ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। नरूटोपीडिया के मुताबिक कागुआ ने व्हाइट ज़ेट्सु आर्मी बनाई थी ताकि वो अपने ही क्लैन और सुत्सुकी के अगेंस्ट लड़ सके। उनका प्लान था कि जब उनका क्लैन अर्थ पे इन्वेड करे तो ये आर्मी इंसानों और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। सो मे बी कागुआ ने दुनिया को कब्जा करने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए इन्फिनिट टिसुकुयोमी का यूज किया था और बाद में वो खुद अपने ही बच्चों से बिट्रे हो गई। तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो का टॉपिक नीचे कमेंट करते जाना और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर शो हो रही ये डार्क कार्टून थ्योरीज वाली वीडियो जरूर देखना। मैं आपसे वही मिलता हूँ।